मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। अपनी किस्मत के साथ साथ मुझे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा। खास तौर पर माँ का रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं रहा। क्या माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करे? मुझे एक अजनबी आदमी के साथ ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह आदमी कौन है, अपना है या पराया। मैं उसके साथ आते हुए चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उस औरत ने और मुझे ले जाने वाले आदमी ने एक ना सुनी। आखिर मैं मजबूर होकर मुझे अपना सिर झुकाना पड़ा और उसने मुझे एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा शहर से बहुत दूर था। यहाँ चीखने चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ यह कैसा मजाक किया था। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ होगी। मेरी सगी माँ, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। उसने सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे इस आदमी के साथ भेज दिया। मैं खुद को बहुत अनमोल समझती थी, लेकिन मुझे खुद की ही माँ ने मुझे बेमोल कर दिया। मैं यहाँ जब से आई हूँ अपनी मदद के लिए चिल्ला रही हूँ, हालांकि मैं यह जानती हूँ कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। फिर भी मैं चिल्लाकर अपने अंदर का गुस्सा निकाल रही थी। कुछ ही देर में मैंने इस खूबसूरत कमरे की सारी चीज़ें तोड़ डाली, पूरा कमरा बिखेर दिया, और अब मैं एक कोने में बैठकर रो रही थी। मैं जानती थी जो आदमी मुझे यहाँ छोड़कर गया है वह वापस आएगा, और इस कमरे की हालत देखकर पता नहीं क्या करेगा। मुझे इस बात का आइडिया है, और शायद मुझे इसी बर्ताव के लिए इस घर में लाया गया है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक 15 साल की मासूम लड़की के साथ यह सब कुछ होना आप तो समझ सकते हैं। इन सब में मेरी माँ की गलती है या मेरी? कुछ तो मेरी तरफ से भी गलती रही होगी, लेकिन शायद बच्चे हर बात में माँ बाप को ही गलत ठहराते हैं, या फिर असल में ही माँ बाप की गलती होती है। मैं कौन हूँ, मैं वहाँ कैसे पहुँची, यह सब आपको मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 15 साल है। कुछ साल पहले मैं अपनी फैमिली को एक आइडियल फैमिली समझती थी। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी, तीनों की एक मिसाल थी, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मेरे पिताजी एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। हम बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी इतने तो कमाते थे कि हम सब खुश रह सकें। वजह यह थी कि मेरी माँ एक बहुत ही समझदार औरत थी, इसलिए हमारा गुजारा भी अच्छा होता था। यह मेरा 14वां जन्मदिन था। मैं और मेरी माँ बेकरी पर अपने जन्मदिन के लिए कुछ सामान लेने गए थे। बेकरी पर हमें एक आदमी मिला। वह लगभग 40 वर्ष का होगा। वह बार बार मेरी और मेरी माँ की तरफ देख रहा था। एक दो बार उसने माँ को इशारा भी किया, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। अपना सामान लेकर जब हम दुकान से बाहर आए, तो आदमी भी हमारे साथ बाहर ही आ गया और हमारी तरफ देखने लगा। माँ ने बगैर पीछे देखे तेजी से घर की तरफ जाना शुरू कर दिया, और मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वह तो कि जैसे हमारे पीछे ही आ रहा हो। जिस गली में हम मुड़ते वह भी हमारे साथ ही मुड़ जाता। मैं माँ को बताना चाहती थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बता पाई। जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि वह गली के नुक्कड़ पर खड़ा है। जब मैं माँ को बताने की कोशिश करने लगी और मैंने उसकी तरफ उंगली करने लगी, और माँ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। माँ ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, कौन है? मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। मैं इस उम्र में छोटी थी, लेकिन मुझे इतना पता था अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि कोई हमारा पीछा कर रहा था तो वह परेशान हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि आज मेरे जन्मदिन के दिन कोई भी किसी भी बात को लेकर परेशान हो। मैं अपने माता पिता को खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया गया, और यह दिन मेरे लिए यादगार रहा। अब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो शायद वह आखिरी ही दिन था जिस दिन हम सभी खुश थे। उसके बाद तो आने वाले दिनों में मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया। मुझे अपनी माँ अजनबी लगने लगी। बर्थडे से कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से घर आई तो मुझे एक आदमी घर के बाहर निकलते हुए देखा। पहले तो मुझे याद नहीं आया, उसके बाद मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे याद आया कि यह तो वही आदमी है जो उस दिन बेकरी पर मिला था।
जिसने हमारा पीछा किया था और वह हमारे घर तक आ गया। लेकिन यह हमारे घर में क्या हो रहा था, मेरे दिमाग में सवाल आने शुरू हो गए। अंदर जाकर मैंने माँ से पूछा कि कौन आया, तो माँ कहने लगी कि कोई नहीं। मैंने कहा कि मैं अभी इसी को बाहर जाते हुए देखा। तो माँ कहने लगी, अच्छा वह तो बिजली का बिल देने आया था। मुझे माँ की बातों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो पिताजी ने बिजली का बिल मुझे दिया था, तो इतनी जल्दी बिजली वाला नहीं आ सकता। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बाल की खाल निकालना। उस दिन जब पिताजी घर आए तो मैंने पहली बार माँ और पापा को झगड़ते हुए देखा। मैंने पिताजी के घर आते ही उनसे खाने का पूछा। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। माँ ने उनके सामने खाना निकाल कर रख दिया। पिताजी ने जैसे ही एक निवाला मुँह में डाला, फौरन उगल दिया। मैं सोचने लगी कि क्या पिताजी को यह निवाला निगल लेना चाहिए था, या फिर उगल करके सही किया। पिताजी ने मम्मी से कहा कि सब ठीक तो है ना, खाने में इतना नमक क्यों डाल रखा है। यह सुनते ही बगैर खाना चखे माँ का बीपी हाई हो गया और वह पापा से कहने लगे कि आपकी तो मेरी हर बात में नुक्स लगाने की आदत हो गई है। यह सुनकर तो पिताजी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। इस तरह कुछ ही देर में हमारे घर का सुकून टेंशन में बदल गया। उस रात मैं चैन से नहीं सोई, ना माँ सोई ना पिताजी। माँ रात भर रोती रही। फिर सुबह पापा ने उन्हें मना लिया। माँ के मुस्कुराते ही जैसे पूरे घर में रौनक आ गई। मैंने माँ और पिताजी को गले से लगा लिया। मुझे यह दिन अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि यह हादसा उसी दिन हुआ था जिस दिन वह आदमी घर पर आया था। फिर अगले दिन कई दिनों बाद मुझे फिर से वह आदमी अपने दरवाजे पर दिखा। वह शाम का समय था। मैं पड़ोस में अपने दोस्त से बातें कर रही थी। उस दिन पिताजी की भी नाइट ड्यूटी थी। जब मैंने छत से नीचे देखा तो वह आदमी खड़ा था। तभी माँ ने दरवाज़ा खोला और वह अंदर आ गया। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, जानवी यह आदमी कौन है? मैंने इसे पहले भी तुम्हारे घर के सामने 2-3 बार देखा है। क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मैंने कहा, नहीं, यह तो बिजली के बिल वाला है, शायद बिल लेने आया होगा। मैंने कहा कि मैं तो इसे पहले कभी नहीं देखा। देखो तुम इसे एक ही बार पूरा बिल दे दो, ताकि बार बार यहाँ आना न पड़े। मुझे उसकी यह बात बुरी लगी, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से कहा। इस समय मैं पैर पटकती नीचे आई, लेकिन मुझे वह आदमी कहीं नहीं दिखा। मैंने माँ से पूछा कि क्या कोई आया था? कहने लगी, यहाँ किसको आना है? फिर वह कहने लगी कि जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने गेट को लॉक कर दिया है। तुम्हारे पापा की आज नाइट ड्यूटी है, मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। और वह अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने वहीं लॉन्च पर बैठकर खाना खाया और खाना खाकर मैं टीवी देखने बैठ गई। टीवी देखते देखते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और मैं सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने मैंने जो देखा, मेरे रंग उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ और एक और आदमी घर से बाहर जा रहे थे, जिन्हें मैं पीछे से देख रही थी। मैंने देखा कि मेरी माँ के लंबे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ। पता नहीं आज पिताजी पहले घर आ गए, लेकिन यह आदमी मेरे पिताजी जैसे नहीं लग रहे थे। मेरे पिताजी का कद छोटा था और वह आदमी लंबी हाइट वाला था। हो सकता है मैं सपना देख रही हूँ। यह सोचते सोचते मुझे दोबारा से नींद आ गई। सुबह उठने के बाद मुझे दोबारा से वही बात याद आ गई। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं माँ से पूछूंगी, लेकिन तब तक पिताजी घर आ गए थे। उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। माँ और पिताजी मेरे फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों देखा झुठला दिया और खुद को यकीन दिलाया कि जो भी मैंने देखा वह मेरा वहम था या कोई सपना था। लेकिन यह एक सच्चाई थी जिसका पता मुझे अगले कुछ ही महीनों में लग गया। उस आदमी का तो हमारे घर में आना जाना अब और भी बढ़ गया। जब पापा घर पर नहीं होते थे तो वह आदमी तब ही आता। माँ मुझे उसके सामने आने नहीं देती थी। जैसे ही वह आदमी हमारे घर पर आता, माँ मुझे किसी बहाने से घर से बाहर भेज देती। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि यह आदमी कौन है, तो माँ ने बताया कि यह आदमी मेरा भाई है। लेकिन तुम यह बात अपने पापा को मत बताना, क्योंकि उनको यह सब कुछ पसंद नहीं है। मैं तो एक डरपोक लड़की थी। मेरी माँ जो कुछ भी कर रही थी वह गलत कर रही थी, लेकिन मैं अपने पिताजी को बताने से भी डर रही थी। मैं सोचती थी कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा न हो जाए और हमारे घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था।
मैं अंदर चली गई। माँ मुझे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं उनके बेडरूम की तरफ गई। जैसे ही मैंने उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची, मुझे अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी और उनके कमरे की खिड़की से छुपकर अंदर देखा तो मैंने माँ के साथ उस आदमी को बैठे देखा। वह रो रही थी। वह आदमी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ रहा था। माँ उससे कह रही थी कि मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अधूरी रह गई। तुमने मेरी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। मेरी सारी तमन्ना और सारी खुशियाँ सिर्फ एक सपना बनकर रह गई। माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और उस आदमी से कह रही थी कि अब तुम यहाँ से क्या लेने आए हो और पहले की तरह मुझे बर्बाद करके चले जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा और तुमने मेरे साथ क्या किया। वह आदमी मेरी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली देने लगा और मेरी माँ से कहने लगा, मेरी माँ अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी। मैं नहीं जानती थी कि वह लोग किस खुशियों के बारे में बात कर रहे थे। माँ कहने लगी, विजय कभी नहीं मानेगा और जानवी को मनाना भी बहुत मुश्किल काम है। विजय मेरे पिताजी का नाम था। उस आदमी ने कहा कि तुम जानवी की फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगा, बच्ची है, इस रिश्ते को मान ही लेगी। लेकिन विजय को अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारा काम होने के बाद बता देंगे ताकि वह एक ऐसा फैसला कर सके जिससे तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ भी मिल जाएं, जो पिछले 15 सालों से तुमने खुद पर हराम कर रखी हैं। इससे ज़्यादा मुझसे उन लोगों की बातें नहीं सुनी गई और मैं वहाँ से चली गई। मुझे उन लोगों की कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक से समझ आ गई कि मेरी माँ खुश नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी खुशी और तमन्ना है जो उन्होंने खुद पर हराम कर रखी हैं। इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सकी। इतना मैं समझ गई थी कि यह आदमी मेरी माँ की पहली मोहब्बत है जो किसी वजह से उसे नहीं मिल पाई और मेरे पिताजी से उनकी शादी हो गई और अब मेरी माँ उसे हासिल करने के बारे में सोच रही थी और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने पिताजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने अपने दिल में सोच लिया था। उस दिन मेरे दिल में मेरी माँ के खिलाफ नफरत का बीज आ गया था। मेरे पिताजी में ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरी माँ को रिप्लेस करने का सोच रही थी? क्या सिर्फ औरतें ऐसी ही होती हैं जो अपनी जवान बेटी के होने के बावजूद अपने आशिक से छुप छुप कर मिलती हैं और डेट पर बनी रहती हैं? उस दिन मैं अपने कमरे में ही रही और शाम तक रोती रही। पिताजी के घर आने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी आंखें सूजी हुई थी। पिताजी ने मुझे देखा तो मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मेरे सर में दर्द और बुखार है। मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी माँ भी मुझसे कम मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अब उनकी मोहब्बत कोई और था। माँ ने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। वह पिताजी के लोड उठा रही थी। इस समय मुझे वह बेहद ही दोगली इंसान लग रही थी। एक तरफ तो वह अपने पुराने आशिक से मीठी मीठी बातें कर रही थी और दूसरी तरफ पिताजी के साथ मोहब्बत की एक्टिंग कर रही थी। उनसे ज़्यादा बुरा मुझे इस समय कोई नहीं लग रहा था। फिर उसके कुछ दिन बाद जब मैं टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी कि किसी ने बाहर के दरवाजे की बेल बजानी शुरू की। मैं बाहर गई तो मेरी माँ का वही आशिक था। मुझे देखते ही कहने लगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या काम है तुम्हें माँ से? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। वह मुझे एकदम पीछे करके अंदर चला गया। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। उनका नाम लेकर उन्हें आवाज़ देने लगा, शानवी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ उल्टी सीधी भागती हुई बाहर आई। पूछने लगी, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो विकी? मैं भी वहीं खड़ी हो गई। आज मुझे कमरे में या छत पर जाने को नहीं कहा गया। विकी कहने लगा, जानवी विजय को सब कुछ पता चल गया है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वह मेरी जान का प्यासा हो गया है, लेकिन मैं अब यहाँ से जानवी के लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से सहम गई। इन सब में मैं कहाँ से बीच में आ गई? मैं नहीं जानती थी कि माँ ने कहा कि यह ठीक रहेगा इससे पहले कि विजय घर आए। तुम जानवी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं पीछे से सारी बात संभाल लूँगी। कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं विजय को समझा लूँगी, फिर तुम और जानवी हमसे मिलने आ सकते हो। मैं अपनी माँ के मुँह से यह सब सुनकर दंग रह गई। कोई भी औरत ऐसे कैसे कर सकती थी? अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी बेटी को अपने आशिक के साथ भेजकर अपने पति की नज़रों में अपनी बेटी को बुरा बना दे। मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। विक्की नाम का वह आदमी जो उस समय मुझे हवन लग रहा था, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा।
लगा। मैंने कहा कि मैं गली में शोर मचाकर सबको बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह सच है या झूठ मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैं अपनी माँ को बहुत ही नफरत से देखने लगी और विकी नाम के आदमी के साथ आ गई। अब इस बड़े से कमरे में मैं और विकी का इंतजार कर रही थी, जिसके हाथों में मेरी किस्मत का फैसला था। कैसी बुरी किस्मत पाई थी, मैं खुद ही अपने आप को कोस रही थी। रात का पता नहीं कौन सा समय था। वह आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और पूरे कमरे को देखने लगा। वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरी किस्मत का तो फैसला हो चुका था, अब मैं उससे क्या कहती। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया। मैंने छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने खुद को हालातों पर छोड़ दिया था। वह कहने लगा कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो मैं सवीना से भी नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूँ। मैं उसका चेहरा गौर से देख रही थी। जानवी नाम मुझे बहुत पसंद था। तुम जानती हो मैंने तुम्हारा नाम रखा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मेरी माँ ने घर से आने से पहले जो सच्चाई मुझे बताई थी, मैं उसकी पूरी तरीके से जानना चाहती थी। वह कहने लगा मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की ननंद मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरी मोहब्बत तो कोई और थी और वह कहीं और मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन मेरे बहनोई ने शर्त रख दी कि जब तक मैं उसकी बहन से शादी नहीं करूंगा, वह भी मेरी बहन को शादी करके नहीं लेकर जाएगा। मुझे मजबूरन अपनी बहन की खातिर उससे शादी करनी पड़ी। मेरा बहनोई मेरी बहन से शादी करके 2 साल के लिए बाहर चला गया। मैं भी 3 महीने अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद मुंबई चला गया, जहां मेरी मोहब्बत मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रही थी। तो मुझे पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली और वह दूसरे शहर चली गई। कुछ महीनों बाद जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने उस लड़की को ढूंढना नहीं छोड़ा था जिससे मैं मोहब्बत करता था। आखिरकार वह मुझे मिल ही गई। जब वह मुझे मिली तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकता। उसके पति ने दौलत के लालच में उससे शादी की और वह उसे रोज मारता पीटता। एक दिन उसे मार कर घर से निकाल दिया। मेरे घर का एड्रेस उसके पास था। वह मेरे घर आई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं फौरन उसे अपने घर से निकाल दूं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और वह मुझसे मदद मांग रही थी। ऐसी हालत में मैं उसे कैसे निकाल सकता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका देहांत हो गया। मेरे बहनाई को जब पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो उसने मुझे जान से मारने की कसम खा ली। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उस लड़की को लेकर वापस मुंबई चले जाओ। मेरी बेटी को और यहाँ के हालात को वह खुद संभाल लेगी। लेकिन मैं अपनी बेटी और बहन को बहुत ज़्यादा याद करता था। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहता। आज 12 साल बाद मैं वापस आया हूँ। मेरी चोरी चुप कर अपनी बहन से मिलने लगा। मैंने अपनी बेटी को भी देख लिया। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन अब सब कुछ मेरे बहनोई को पता चल गया और वह अपनी कसम पूरी करने के लिए मुझे ढूंढता फिर रहा है। उसने भी कसम खा रखी है वह मेरी बहन के करीब नहीं जाएगा जब तक कि वह मेरा खून न कर दे। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी माँ, असल में वह तुम्हारी ही बुआ है और मेरी बहन है। वह 15 सालों से अपने पति और अपने भाई के बीच में पिसी हुई है। वह अपनी बात कहकर चुप हो गया। उनके आंसू उनके गालों पर दिखने लगे। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। मैंने अपनी माँ को कितना गलत समझा। इनकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अपने पिताजी से कहूंगी कि अपनी कसम तोड़ दे। अब जो होना था वह हो गया। अपनी बहन वापस नहीं आ सकती। मैंने अपने पिता से कहा कि वह मुझे घर ले जाए। मैं अपने पिताजी से आपको माफ़ी दिलवा दूंगी और अभी तो मुझे भी अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है और फिर सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी सोच में मैं मुस्कुराने लगी और मेरे पिता ने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।